स्टार्टिंग कंपनी फाइनल अकाउंट। कंपनी फाइनल अकाउंट में दो चीज आपके एग्जाम के काम का है, एक इसका फॉर्मेट, दो कुछ छोटे छोटे लॉजिकल कैलकुलेशन। आज हम लोग पीएल और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। हम ये पीडीएफ आपके ग्रुप में ऑलरेडी दे दिए। इस पीडीएफ में सम्स भी है और इस पीडीएफ में थ्योरी का नोट्स भी है पूरा। ये फॉर्मेट्स भी हैं पूरे और छोटे छोटे वर्किंग जो रिक्वायर्ड होंगे वो भी है, प्लस आपका प्रैक्टिस के लिए सम्स भी है। बट एक प्रॉब्लम होगा, सम्स जो सॉल्व है उनमें कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोल के एक चीज होगा जो अब हट चुका है। अब कंपनी को डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना है, अब शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड मिले वही टैक्स देगा। तो उस पार्ट पे अपने सम्स करते वक्त बात करेंगे। आज हम लोग पहले दोनों ढंग से फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखो स्क्रीन पे है पीएल का फॉर्मेट। आपको पीएल बैलेंस शीट दोनों बनाना है एग्जाम में। जैसे याद है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे, बट यहाँ ट्रेडिंग नहीं होगा, ट्रेडिंग पीएल एक साथ होगा, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट। तो आपको इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। इनकम साइड में दो ही आइटम होता है आपका। नॉर्मल ट्रेडिंग आपको याद होगा, नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल, यहां ओपनिंग स्टॉक होता था, यहां परचेजेस, यहां डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पे सेल्स, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक। तब जाके आता था यहां पे जीपी, याद है? हाँ सर। पीएल बनाते थे, पीएल बनाते थे, यहां पे जीपी और यहां पे बहुत सारा एक्सपेंसेस और यहां पे अदर बहुत सारा इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बहुत सारा इनकम यहां पे आता था और बहुत सारा एक्सपेंसेस यहां पे, सारा इनडायरेक्ट इनकम। और यहां बहुत सारे एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बहुत सारा एक्सपेंस जिसको तुम बोल सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तब जाके तुम्हारा यहां आता था नेट प्रॉफिट। बट ये फॉर्मेट अलग है, यहां पे हॉरिजॉन्टल होता था, यहां वर्टिकल होगा कंपनी में। और इनकम साइड में इतना झमेला नहीं रखा। बोला बिजनेस का मेन दो ही इनकम है, एक जो तुम गुड्स बेचते हो वो, और दो सब अदर इनकम। यानी बाकी सारा इनकम को अदर इनकम बोल के लिखने बोल दिया एक साथ टोटल करके। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर, नोट्स, अमाउंट। तो देखो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स। सेल्स नहीं, नेट सेल्स। सर नेट सेल का मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और कुछ भी माइनस करना है? डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, हाँ डिस्काउंट अलाउड, वो माइनस कर दो। ये हो गया तुम्हारा नेट सेल्स। बाकी सब इनकम को तुम अदर इनकम में डाल दो। तो इनकम साइड में दो ही आइटम है और टोटल रेवेन्यू आ गया। दोनों इनकम को जोड़ लो, टोटल रेवेन्यू आ गया। लेकिन एक्सपेंस साइड में बहुत पर्टिकुलर हेड्स हैं। सर क्या है? देखो पहला 3 हेड या पहला 2 हेड यूं बोले हम, जो तुम्हारा स्टॉक से रिलेटेड होगा। पहला 2 हेड स्टॉक से रिलेटेड। बिजनेस में स्टॉक के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट खर्चा क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक के अलावा परचेज। बेटा वो सब स्टॉक का पार्ट होता है। अच्छा, फ्रेट ये सब देना, भाड़ा? नहीं नहीं नहीं, लेबर चार्ज सर, वेजेस वगैरह। वेरी गुड, लेबर चार्ज यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो देखो पहला हेड तुम्हारा गुड्स से कनेक्टेड, दूसरा हेड एम्प्लॉय से कनेक्टेड। अब नॉर्मल है, तीसरा हेड है सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा, फाइनेंस कॉस्ट। चौथा है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और पांचवा बोला सबको बाकी अदर में डाल दो। यानी कुल मिला के सर हमको 1 2 3 4 5 हेड याद रखने हैं, बाकी जितने खर्चे हैं सबको अदर में डाल देंगे। तो पहला हेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल
कंज्यूम्ड। कंज्यूम। इसका मतलब क्या है? सर ओपनिंग स्टॉक प्लस हमको मतलब चाहिए था, फॉर्मूला नहीं। मतलब कितना सर स्टॉक कंज्यूम हुआ है, यूज हुआ है, तुम्हारा हुआ है। कितना मटेरियल यूज हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कोई भी एक्साइज ड्यूटी या फ्रेट तुम पेमेंट की हो इस गुड्स को यहां तक अपने गोडाउन तक लाने में या फैक्ट्री तक लाने में, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिनिश गुड्स कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कोई भी खर्चा गुड्स को वहां तक लाने का, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, कुछ भी पेमेंट की हो गुड्स को अपने फैक्ट्री तक लाने में वो ऐड कर लो, माइनस कर लो क्लोजिंग स्टॉक, तो आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो हम बोला था दो आइटम पहला स्टॉक से कनेक्टेड है, तो पहला सबको क्लियर। जी सर। दूसरा है तुम्हारा चेंज इन स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि तुम ट्रेडिंग बनाते वक्त यहां ओपनिंग और यहां क्लोजिंग लिख लेते थे, डेबिट में ओपनिंग और क्रेडिट में क्लोजिंग, लेकिन यहां तो डेबिट क्रेडिट का जगह नहीं है और इनकम में क्लोजिंग स्टॉक लिख नहीं सकते क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कोई इनकम है नहीं, और इनकम में दो ही हेड का जगह है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। तो कंपनीज एक्ट बोला तुम यहां पर परचेज ऑफ स्टॉक या चेंज इन स्टॉक यहां कर लो। एक्चुअली में हम ढंग से अगर लिखे ना इसको, एक बार हम मिटा के हम ढंग से कुछ लिखते हैं और आपको बेटर पिक्चर क्लियर होगा। ये लोग थोड़ा सा गलती की है फॉर्मेट बनाने में, हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखते हैं। देखो बेटा, ये है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये रॉ मटेरियल का बात कर रहा है, लेकिन जरूरी है क्या तुम्हारे बिजनेस में सारा स्टॉक रॉ मटेरियल का ही है? फिनिश गुड्स का भी तो हो सकता है। जी सर। तुम फिनिश गुड्स परचेज भी तो करके ला सकते हो। जैसे एग्जांपल देते हैं, हम टीवी बनाते हैं तो टीवी बनाने का जितना स्पेयर पार्ट है, चिप, टीवी का स्क्रीन, जितना भी पार्ट्स है सब हम खरीद के लाया और टीवी असेंबल किया, तो वो सारे पार्ट मेरे रॉ मटेरियल है। लेकिन टीवी का रिमोट हम डायरेक्टली खरीद के लाया और बेच दिया, हम रिमोट बनाया नहीं, रिमोट सिर्फ बेचा, तो उसका फिनिश गुड्स, तो उसका परचेज यहां पे आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक। तो यहां पर ना एक्चुअली में 3 आइटम होना चाहिए था तुम्हारा स्टॉक के लिए। आई रिपीट, पहला आइटम में 2 नहीं 3 होना चाहिए था। पहला तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, दूसरा हो गया फिनिश गुड्स परचेज, और तीसरा होगा चेंज इन स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो तुम चाहो तो 3 ब्रेकअप बना के आ जाओ, और तुम चाहो तो सेकेंड ब्रेकअप में ही ये फिनिश गुड्स और ओपनिंग क्लोजिंग वाला बात लिख के आ जाओ, तुम्हारा चॉइस है वो। हम बोलेंगे 3 बना के आना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड हेड है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आएगा? वेजेस, सैलरीज और प्रोविडेंट फंड पर ज्यादा पड़ेगा तो उसका भी सर आ सकता है, और एम्प्लॉयज का, और रिम्यूनरेशन वगैरह। रेमुनेशन सैलरी वेजेस एक ही है, रेमुनेशन सैलरी वेजेस एक ही है। और अगर कोई अलाउंसेस दे रहा है तब भी आना चाहिए। वेरी गुड। ट्रैवल अलाउंस टैक्स पढ़े हो ना, लिव ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, सब आ जाएगा इसमें। और क्या रहेगा? परक्यूजिट सारा इन काइंड जो भी मिला। हाँ, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कंपनी जो खर्चा किया, एम्प्लॉय को घुमाने ले गया, एम्प्लॉय को पार्टी दिया, एम्प्लॉय को न्यू ईयर सेलिब्रेशन का पार्टी दिया, एम्प्लॉय को जो करके दिया, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो खर्चा कंपनी किया सब आ जाएगा इसके अंदर। अब वो प्रोविडेंट फंड है यानी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ग्रेचुटी है या अलाउंसेस है या परक्यूजिट है या सैलरी है या वेजेस है, पिन से लेके प्लेन तक एम्प्लॉय के लिए जो खर्चा किया सब इसमें आ जाएगा। ये बात याद रहना चाहिए, ठीक है।
जी सर जी। तो पहला आइटम हुआ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा हुआ परचेज ऑफ स्टॉक, तीसरा हुआ चेंज इन इन्वेंट्री, चौथा हुआ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, पांचवा हुआ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट करे फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। और या मान लीजिए भूल के भी डिविडेंड को फाइनेंस कॉस्ट मत बोलना, डिविडेंड यहाँ नहीं आएगा। तो एक बात के लिए तुम, हाँ क्या बोलो, वापस बोलो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है कंपनी, वो सब फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन तो सब जानते हो, अमोर्टाइजेशन क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है और उसका वैल्यू घटता है तो वो डेप्रिसिएशन में आएगा। और अगर वो गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, नो हाउ है, मतलब कोई भी इनटेंजिबल एसेट है और उसको राइट ऑफ या उसका वैल्यू को रिड्यूस करते हो, वो आएगा तुम्हारा अमोर्टाइजेशन। अब बाकी जो बचे सबको अदर एक्सपेंसेस में डाल देना। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंस। कुल मिला के 4 और 3 7 आइटम हैं जो तुम्हारे एक्सपेंसेस हेड में रहेंगे और ये सीरियलिटी मेंटेन रखना पड़ेगा, कंपल्सरी। यहां तक सबको क्लियर? हाँ सर क्लियर। फॉर्मेट याद रहना बहुत जरूरी है। ये बात हम क्लास 11 से 12 से समझाते हुए आ रहे हैं कि फॉर्मेट मत भूलो, फॉर्मेट मत भूलो। चलो हो गया अदर एक्सपेंस। अब इन सारे एक्सपेंसेस को जोड़ ले तो आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। अब हमको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तुम्हारे पार्ट का नहीं है, हम बता देगा क्या होता है, उसमें चाप नहीं, हम जानकारी सब देगा। ये पूरा फॉर्मेट समझाएगा, बट ये पूरा फॉर्मेट तुम्हारे काम का नहीं है एग्जाम के लिए। तुम्हारा फॉर्मेट इतना ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम जोड़े तो आ गया टोटल रेवेन्यू, ये सारा एक्सपेंसेस लिखे जोड़े तो आ गया टोटल एक्सपेंस। अब ये टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस कर देना तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तुम्हारा सम्स यहीं रुक जाएगा। तुम्हारे लेवल पे जो सम्स आता है बीकॉम में वो यहीं पे आके रुक जाएगा। सर तो ये इतना सारा और लंबा चौड़ा लिस्ट क्या दे के रखे आप? एक्चुअली में रियल लाइफ फॉर्मेट तो ये पूरा लंबा चौड़ा है। 2 मिनट केवल सुन लो, तुम्हारे एग्जाम के काम का नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली जानना बहुत जरूरी है। देखो ये क्या लिखा है, टोटल एक्सपेंस, जब रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब ये एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं? एनी आइडिया? कोई कुछ बोल सकता है इसके ऊपर, इन 2 नामों के ऊपर? नो इशू। सर जो बहुत हटके ही हो बिजनेस से। करेक्ट है। जैसे बहुत हटके मतलब क्या बोलना चाहते? हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं, मेरे को ना हम 2 एग्जाम्पल देगा, हमको बताओ कौन सा एक्सेप्शनल और कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मेरे दोनों अलग अलग है बेटा, एक्सेप्शनल अलग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग है। मेरे को गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और वो सिर्फ इसी साल के लिए मिला है, वो कमाई मेरा हर साल नहीं होगा। तो ये मेरा एक्सेप्शनल कमाई है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमाई है? हमको एक्सेप्शनल नहीं। हाँ ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है। और एक अर्थक्वेक आ गया जिसके कारण मेरे फैक्ट्री में नुकसान हुआ, प्रोडक्शन टूटा या फैक्ट्री का दीवार गिर गया, हमको खर्चा करना पड़ा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक्सेप्शनल मतलब जो कभी कभी हो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जो शॉक हो, सडन शॉक हो। तो ये दोनों आइटम भी हम अलग से ऐड माइनस करते हैं, तब आता है प्रॉफिट। अगर ये इनकम है तो ऐड करते हैं, एक्सपेंस है तो माइनस कर देते हैं, तब आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जब इन दोनों का इफेक्ट डाल देते हैं। अब हम टैक्स एक्सपेंस माइनस करते हैं। जो टैक्स 2 टाइप का होता है, करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स। अगर पिछले कोई साल का टैक्स अब देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा
वो हो गया डिफर टैक्स, और करंट टैक्स तो इस ईयर का टैक्स है ही। तब आता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग बिजनेस। देखो कई बार ऐसा कंपनी होता है ना जो 3 प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें से 2 प्रोडक्ट तो अगले साल भी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन 1 प्रोडक्ट हम इस साल बनाना बंद कर दिए। ये हो सकता है। जी सर, ये हम आइसक्रीम, चॉकलेट और केक तीनों बनाते हैं। इस साल से अब हम आइसक्रीम बनाना बंद कर दिया है, अब सिर्फ चॉकलेट और केक बनाएगा आगे। तो ये हुआ जो कंटिन्यूअस बिजनेस चल रहा है उनका प्रॉफिट निकला यहां तक। अब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट का एक, और उसमें से उसका एक्सपेंस माइनस करके लिखते हैं, तब आता है मेरा एग्जैक्टली प्रॉफिट। उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से करते हैं, तब आता है मेरा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। यहां तक आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ पैट तक रुक जाना है। ये एक्सेप्शनल आपके काम के नहीं है। तो आपको टोटल रेवेन्यू और अदर एक्सपेंस, और सॉरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जोड़ो, टोटल रेवेन्यू, सारा एक्सपेंसेस माइनस करो, आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करो, आ गया पैट। आपको इतना ही फॉर्मेट एग्जाम में बनाना है। ये देखो हम यहाँ ब्रेकअप भी दिया है। सर ये बेसिक और ये डायल्यूटेड क्या होता है? बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस 2 होता है। आपका अर्निंग पर शेयर जो निकलता है ना नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके, हाँ सर। नॉर्मली जो निकलता है उसको बोलते हैं बेसिक। लेकिन अगर इस साल मेरा नंबर ऑफ शेयर चेंजेस हुआ है, घटा है या बड़ा बाईबैक हुआ है या इंक्रीज हुआ है, तो हम वेटेड एवरेज ईपीएस निकालते हैं। तो मेरा ईपीएस कितना रिड्यूस या चेंज हुआ है इस साल के नए इश्यू ऑफ शेयर या बाईबैक के कारण, उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड। अच्छा ठीक है, ईपीएस कितना रिड्यूस हुआ है, डाइल्यूट हुआ है। देखो हम यहाँ पे ये नोट टू अकाउंट हम बना दिए। पहला नोट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे नोट नंबर सबका दिया हुआ था बेटा लोग, यहाँ पे देखो सबका नोट नंबर दिया हुआ है, दोनों इनकम का, सारे एक्सपेंस का। तो इनमें क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे हम ब्रेकअप बताए हुए। आपको एग्जाम में नोट इतना बनाना है, छोटा छोटा ही बनाना है, आपको सारा ऐसे लंबा चौड़ा नहीं बना के आना है। तो देखो सेल ऑफ द प्रोडक्ट, सेल ऑफ द सर्विस एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। एक बात ध्यान दो, हमको एक बात बोलो, मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन बेचने का, मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन बेचने का, और हम मोबाइल फोन का कस्टमर सर्विस भी देते हैं और उससे भी कमाई करते हैं। मेरा अच्छे से एग्जांपल सुनो, मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन बेचने का, प्लस आपने आपको म्यूट करो, किसी का वॉइस बैकग्राउंड में चल रहा है। जब बोलना हो तब अनम्यूट करना, फिर वापस म्यूट कर लेना। मेरा मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस है, हम मोबाइल फोन के साथ सर्विस भी बेचते हैं। तो ये हो गया सेल ऑफ द प्रोडक्ट यानी मोबाइल फोन, सेल ऑफ द सर्विस यानी वो सर्विस बेचना। अब मेरा एक आंसर करना आप लोग, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये मेरा नॉर्मल डे टू डे कमाई है कि अदर इनकम है? अदर इनकम है सर। सब कोई एग्री करेंगे इस पे? यस सर। अब मेरे को एक आंसर करो, हम एक कमीशन कमाया, ये मेरा अदर इनकम है कि मेन इनकम माना जाएगा? सर अदर इनकम होना चाहिए। मेन इनकम हो सकते हैं। एक जन मेन बोला, एक जन अदर बोला, बाकी लोग? बाकी लोग साइलेंट है। बेटा कमीशन जनरली मेन इनकम माना गया है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम उसी प्रोडक्ट से कमीशन कमा रहे हैं जिसका हम काम कर रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन अलग से जानकारी दे कि आप जो कमीशन कमा रहे हो ये किसी दूसरे एक्टिविटी का है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, मेरा व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड बेचने का बिजनेस है, तो स्कूलों में हम व्हाइट बोर्ड ग्रीन बोर्ड बेचते हैं। पवित्रों का बिजनेस है चेयर्स बेचने का। पवित्रों मेरे से कांटेक्ट किया कि नीरज सर आपका तो बहुत सारा स्कूल में जान पहचान है, क्योंकि आपका ग्रीन बोर्ड बहुत सारे स्कूल में बिकता है, तो आप मेरा थोड़ा चेयर बिकवाने का कॉन्ट्रैक्ट करवा दीजिए ना। हम बोला करवा तो देंगे, मेरा क्या फायदा? बोले जितना चेयर वो स्कूल लेगा
उसका कमीशन देंगे आपको 10%। हम बोला चलो ठीक है। तो ये जो हम कमीशन कमाया ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माना जाए या अदर इनकम माना जाए? सर ये तो अदर इनकम ही हो गया, ये- आपका ये- पर्टिकुलर प्रोडक्ट से तो आया नहीं ना सर। नहीं, ये मेरा रेगुलर प्रोडक्ट के कारण आया। सो इन दी कोर्स ऑफ द बिजनेस तो हो रहा है, तो ये वाला रेगुलर ये मेरा रेगुलर बिजनेस के कारण ही आया ये कमीशन। तो ट्रेडिंग कमीशन कोई भी बोले वो लोग, वो तुम्हारे अदर इनकम का पार्ट नहीं होगा। इसीलिए कमीशन को नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं बोलते। हम लोग याद है कैश फ्लो चैप्टर जब करते थे 11-12 में, तो हम बोलता था ना ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम है, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ऑपरेटिंग हाँ, इनकम सर, मतलब जो बिजनेस का डे टू डे रेगुलर इनकम हो। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या रेंट रिसीव्ड, क्योंकि रेंट कमाना मेरा रेगुलर काम नहीं हो सकता। तो ये सारे मेरे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन कमीशन एक डिबेटेबल टॉपिक है और आपका अकाउंट्स एज्यूम करता है कि कमीशन बिजनेस का रेगुलर इनकम। आप डिबेट कर सकते हो इस पे, वो अलग बात हो गया, बट अकाउंट्स एजम्पशन लेके कमीशन को ऑलवेज ऑपरेटिंग इनकम मान लिए, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन ये बोल दे आप किसी अलग ही आइटम का कमीशन कमा रहे हो, तो कमीशन को नॉर्मली आप ऑपरेटिंग इनकम मानोगे। तो यहां जोड़े लेस की एक्साइज ड्यूटी, तो आ गया मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अदर इनकम में देखो क्या क्या लिस्ट दिया है यहाँ पे, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो मेरा डे टू डे एक्सपेंसेस का पार्ट से नहीं आया। कोई फॉरेन करेंसी से इनकम, फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ा ना। मेरे को पवित्रो यूएस का पार्टी है जिसको हम 1 करोड़ का सामान बेचा, 1 करोड़ डॉलर का। पवित्रो हमको इंडिया में वो 1 करोड़ डॉलर ट्रांसफर किया। जिस दिन डॉलर पवित्रो ट्रांसफर किया उस दिन डॉलर का भाव 80 रुपया था, लेकिन जिस दिन हम उसको अपने अकाउंट में कैश में कन्वर्ट कराया उस दिन डॉलर का भाव 81 हो गया। मेरे को पर डॉलर 1 रुपया का फायदा हुआ। ये मेरा अदर इनकम माना जाएगा। क्लियर है? जी सर। ये ऐसा आइटम आपको देगा नहीं बेटा, टेंशन मत लो। तो हम आप खाली लिस्ट बता रहा था इसलिए बताता गया। आपको नॉर्मली 2-3 अदर इनकम देगा, बट कमीशन अगर दे दे और क्वेश्चन साइलेंट हो उसको अदर इनकम में मत डाल के आ जाना, नंबर कट जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। चलो, इसके अलावा 2-3 और छोटा छोटा नोट्स है, हम फटाक से बता के कंपनी बैलेंस शीट पे जाते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको भी पता था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, बट इसमें वो कन्वर्जन एक्सपेंस लिखा नहीं है, आप ले लेना कि उसको लाने का कोई भी खर्चा लगे वो भी ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको चेंजेस इन स्टॉक दिया तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वो चेंज इन स्टॉक किसी का भी हो सकता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सब कुछ डाल दिया, सैलरी वेजेस, पीएफ में कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया है। ये देखो एम्प्लॉय को फ्री में कम दाम में शेयर दिया है तो ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से माना जाएगा। और कुछ भी स्टाफ वेलफेयर का खर्चा किया, स्टाफ को पढ़ाई लिखाई करवा दिया, स्टाफ को फ्री में खाना दे दिया, सब कुछ आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। स्टाफ को पढ़ाई लिखाई करा दिया? हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे यहाँ पे जॉब करना चालू किया, तुम बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तुम इंटर क्वालिफाइड था लेकिन फाइनल क्लियर नहीं हुआ, ऑफिस बोल रहा ठीक है चलो फाइनल का ट्यूशन ले लो, हम पेमेंट करेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सीए बनो और हमारी कंपनी को उसका फायदा हो। ठीक है। ठीक है अच्छा यहाँ देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस या कोई भी बोरोइंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में ज्यादातर इंटरेस्ट ही आएगा आपके, लेकिन हम यहाँ पे एक बात लिख दी है, बोरोइंग कॉस्ट भी आएगा। लोन लेने के लिए कोई खर्चा करना पड़ा डॉक्यूमेंट एंड ऑल का, वो भी फाइनेंस कॉस्ट का ही पार्ट होगा। कई बार आपको पता है लोन लेने के लिए बैंक में कुछ है ना, स्टार्टिंग में वो क्या चार्जेस होता है। मेरा होम लोन लिया था, हम नाम भूल रहे उस चार्ज का, तो हम जब होम लोन लिया था ना तो वो लोग मेरा होम का पहले चेकिंग किया था कि ये लोन मेरे को मिलना चाहिए कि नहीं, तो इसके लिए वो लोग कुछ 17-18 हजार रुपए का खर्चा मांगा था हमसे, बोला था ये आपको देना पड़ेगा लोन हो या नहीं हो, तो उसको लोग कुछ नाम दिया था ऑपरेशनल कॉस्ट में क्या कॉस्ट, तो वो मेरे लिए तो बोरोइंग कॉस्ट हो गया ना कि लोन लेने का खर्चा।
तो क्योंकि हम लोन लिया होम लोन, तो हम बैंक को तो इंटरेस्ट चुकाया ही, प्लस इंटरेस्ट के साथ वो खर्चा भी चुकाया जो लोन लेने के लिए लोग का ऑपरेशनल कॉस्ट होता है बिगनिंग में, तो वो भी मेरा फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होगा। फॉरेन करेंसी को हम डॉलर पाउंड को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराया और वो कन्वर्जन के लिए हमको कुछ खर्चा करना पड़ा, वो भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होगा। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आप जानते हो, तो उतना उसका ब्रेकअप कुछ पढ़ने का फायदा नहीं है। अदर एक्सपेंस का भी ब्रेकअप पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, सब आपको पता है। पावर एंड फ्यूल, रेंट, स्पेयर पार्ट्स, रिपेयरिंग बिल्डिंग, रिपेयरिंग ऑफ द मशीनरी, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, कोई भी लॉस का प्रोविजन यानी पीवीडीडी, प्रोविजन फॉर मटेरियल, कोई भी टाइप का प्रोविजन, ऑडिटर का फीस, कुछ टैक्सेशन मैटर के लिए ऑडिटर को पैसा देना, कुछ कंपनी लॉ के लिए खर्चा करना, मतलब लॉ रिलेटेड एक्सपेंस, ये सारे खर्चे ये अदर एक्सपेंस के पार्ट होंगे। सर सीधा बोलिए ना, वो 5 या 6 हेड छोड़ के जितना बचा सब अदर में डाल दो, बिल्कुल एक्सपेंसेस पार्ट खत्म। सरप्लस आप पीएल जानते ही हो, ओपनिंग बैलेंस होगा आपका, इस साल का जो प्रॉफिट कमाए वो ऐड करोगे, कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करो वो माइनस कर देना, इंटरिम डिविडेंड दो या प्रपोज डिविडेंड दो वो माइनस कर देना, और यहां लिखा है लेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो माइनस अब मत करना पीएल में से। देखो बेटा तुम्हारा नेट प्रॉफिट आया ना आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से क्या ऐड करोगे? तुमको तुम्हारा एक्चुअली में उसका ब्रेकअप क्या होता है, तुम डिविडेंड बांट देते हो, थोड़ा पैसा रिजर्व में डाल देते हो और बाकी को क्या बोलते हो? सरप्लस। तो ये वो सरप्लस कैलकुलेट करने का तरीका है, इसका फॉर्मेट है ये, मतलब स्टेटमेंट है, फॉर्मेट तो क्या है। सरप्लस कैसे निकलेगा? तुम्हारे पास ओपनिंग सरप्लस था पहले से, इस साल जो नया सरप्लस आया वो ऐड किए, लेकिन जितना रिजर्व में ट्रांसफर किए वो माइनस कर दो, इंटरिम डिविडेंड माइनस कर दो, प्रपोज डिविडेंड माइनस कर दो, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये लोग बोला माइनस करने, बट अब आपके पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है। 2021 से अमेंडेड आ चुका है, 2021 के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब कंपनी को नहीं देना पड़ता। पहले नियम होता था कि जो भी तुमको डिविडेंड मिल रहा है तुम्हारे लिए वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता था अदर सोर्स में, लेकिन कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ता था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोल के या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोल के, एक ही बात हो गया। तो वो दोनों या एक ही बात है, तो एक वो अब रिमूव हो गया है, अब वो शेयर होल्डर को ही देना पड़ता है, तो तुम इस खर्चे को अब मत करना। अब आ जाओ बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे, 10 मिनट में फटाक से बैलेंस शीट का फॉर्मेट रिवाइज करते हैं। सर ये सर बहुत ने पूछने वाला था, प्रोपोज और इंटरिम में डिफरेंस क्या है? हम एक ही है, ये अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग है। मेन डिविडेंड देखो, डिविडेंड 2 टाइप का होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है बेटा, तुम पूरा साल प्रॉफिट मार्च तक बैलेंस शीट बना लिया, उसके बाद ऑडिट हुआ तुम मार्च तक बैलेंस शीट बना लिया, उसके बाद तुम्हारा ऑडिट हुआ, उसके बाद तुम्हारा कंपनी डिसाइड किया कि हम एक डिविडेंड बांटेंगे, ये होता है फाइनल डिविडेंड। ये जो डिविडेंड तुम बांट रहे, मान लो मार्च 2021 में बैलेंस शीट खत्म हुआ और तुम सितंबर 2021 में जाके डिसीजन ले रहे डिविडेंड बांटेंगे, तुम बांट रहा सितंबर 21 में है, लेकिन कौन से पीरियड के लिए? 2021 के लिए, है ना? हाँ। तो बेटा वो 2021 का जो तुम डिविडेंड बांट रहे हो इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड क्या हुआ? तुम करंट ईयर में अभी चल रहा है और तुमको करंट ईयर में ह्यूज प्रॉफिट हुआ है और तुमको लगता है शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटना चाहिए अभी इसी साल, इस साल का प्रॉफिट पे इसी साल डिविडेंड बांट रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरिम। इंटरिम मतलब ड्यूरिंग द ईयर या मिड ऑफ द ईयर। मिड बोलना गलत होगा क्योंकि मिड मतलब बहुत जन सितंबर समझ लेता है, यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन करंट ईयर के प्रॉफिट पे करंट ईयर में जो डिविडेंड बांटते हैं, क्योंकि ह्यूज सरप्लस हुए हैं अभी से और कंपनी को पता चल चुका है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, बहुत कमाई हुआ है, तो शेयर होल्डर को अभी खुश करते हैं, फाइनल डिविडेंड तक का वेट नहीं करते हैं। तो वो हो गया इंटरिम डिविडेंड। अब तुम्हारा माइंड में होगा सर प्रपोज कहां गया? पूरा कहानी में प्रपोज वर्ड कहीं नहीं आया। बेटा ये फाइनल डिविडेंड जो होता है ना, इसको
कंपनी का डायरेक्टर लोग प्रपोजल रखता है और शेयर होल्डर इसको फाइनलाइज करते हैं। तो ये सितंबर 21 में जब कंपनी का बोर्ड मीटिंग होगा, ये जनरल मीटिंग होगा, एजीएम, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनल डिविडेंड का प्रपोजल रखेगा और शेयर होल्डर उसको अप्रूवल देगा। तो जब तक शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं दिया, क्योंकि तुम बैलेंस शीट तो 31 मार्च को बना लिया ना, और डिविडेंड कब बांटने का बात आ रहा है? हाँ। सितंबर में। तो 31 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रपोजल मान लेता है। तो ये हुआ प्रपोज डिविडेंड जो आगे जाके फाइनलाइज होगा। तो फाइनल डिविडेंड को इसे प्रपोज डिविडेंड बोल सकते हैं, फाइनल डिविडेंड को ही प्रपोज डिविडेंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड आगे जाके अगर फाइनलाइज होगा, अरे क्या हो रहा है, फाइनल डिविडेंड आगे जाके कंपनी का लायबिलिटी है। हाँ, एक टाइप का लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी सोच ली है कि इतना डिविडेंड बांटेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर अगर ना बोल दिया तो फिर नहीं बटेगा। तो ये एक्चुअली में अप्रूवल के लिए वेटिंग रह जाते हैं। अब आ जाओ बैलेंस शीट का फॉर्मेट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भैया सीधा बात, तुमको ये बैलेंस शीट याद है बट हॉरिजॉन्टल वाला? यहाँ पे क्या होता था? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व यानी बहुत सारा रिजर्व, फिर आता था तुम्हारा डिबेंचर, लोन, फिर आता था करंट लायबिलिटी, जिसमें क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, बहुत कुछ होता था, शॉर्ट टर्म लोन सब कुछ होता था इसके अंदर। वैसे ही यहाँ पे तुम्हारा क्या होता था? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पे आ जाता था करंट एसेट, जिसमें तुम्हारा स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक और भी बहुत कुछ। यही होता था ना आपका 11 वाला कंपनी अकाउंट का, 11 वाला फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट। बेटा मोटा मोटी फॉर्मेट यही है, बस इसी को हम हॉरिजॉन्टली खड़ा कर दिए, थोड़ा बहुत फिक्स हेडिंग देके। देखो ये जो है ना, ये 3 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये क्या हो गया? शेयर होल्डर का पैसा। तो देखो पहला हेडिंग यही है लायबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल यानी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस जो अभी ऊपर कैलकुलेट किए, और एक मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं, फॉर्मेट में काम का है। कई बार कंपनी क्या करता है, तुम शेयर के लिए अप्लाई किया, पूरा पैसा दे दिया, बट कंपनी बोला शेयर अभी 10 दिन बाद मिलेगा। तुम पैसा देकर गए हो 28 मार्च को, 28 मार्च यू हैव गिवन द मनी टू द कंपनी, लेकिन कंपनी बोला 10 अप्रैल को आओ शेयर मिलेगा, तुम पूरा पैसा दे दियो, तो तुमको कंपनी एक स्लिप देगा ना, जिसमें लिख के देगा कि 10 अप्रैल को तुमको शेयर देंगे, लेकिन बैलेंस शीट तो 31 मार्च को ही बन रहा है। तो भैया जी ये जो आपसे पैसा ले लिए हैं, इसको कहाँ लिखें? इसको कैपिटल अभी मान नहीं सकते क्योंकि शेयर दिए नहीं है, लेकिन पैसा ले चुके हैं तो लायबिलिटी तो है। इसको मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, उस स्लिप को बोलते हैं शेयर वारंट। तो यहां पर आपका 3 हेड होगा, आपका 3 हेड होगा शेयर होल्डर फंड के अंदर, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा हेड अकेला है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 4 हेड हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 4 हेड हैं। नंबर 1 था शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 3 गए, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकेंड हेड अकेला है। आप इशू ऑफ शेयर चैप्टर सबको ही पढ़े हो जी सर। उसमें याद है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल मनी वाला स्टोरी होता था। हाँ सर। जी सर। तो मान लो 25 मार्च को लोग अप्लाई किए शेयर के लिए और कंपनी 15 अप्रैल को शेयर अलॉट करना स्टार्ट करेगा। तो 25 मार्च को जो लोग शेयर के लिए अप्लाई किए सबको ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के एप्लीकेशन मनी जमा दे गए होंगे। हाँ। तो कंपनी इसको कहाँ लिख के रखे? क्योंकि 31 मार्च आ गया, एप्लीकेशन का मनी मिल चुका, लेकिन अभी शेयर अलॉटमेंट का डेट तो आया नहीं है। तो मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, हेडिंग का नाम क्या दिए? शेयर एप्लीकेशन मनी मिल चुका, अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है। तो ये कंपनी का लायबिलिटी है, तो अलग से लिख के रखा है, कैपिटल में नहीं लिखा, क्योंकि अभी तक शेयर, देखो हो सकता है ना कंपनी को पूरा शेयर इश्यू कैंसिल करना पड़े कुछ रीजंस के कारण बाद में जाके,
तो पूरा एप्लीकेशन मनी भी लौटाना पड़ सकता है। 90% का कम हुआ नहीं, तो वो नियम हट चुका है। अरे, 90% वाला मिनिमम सब्सक्रिप्शन का नियम हट चुका है। तो और भी लेकिन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। सेबी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया लिस्टिंग का, तो पैसा तो वापस करना पड़ेगा ना। ऐसा होता है कभी स्टॉक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसा केस में जहां एप्लीकेशन मनी तो मिल गया लेकिन अभी तक अलॉटमेंट किए नहीं है, तो कहां लिख के रखे इसको? कैपिटल मानेंगे नहीं, ये वारंट है नहीं, क्योंकि वारंट में पूरा पैसा मिल जाता है। तो इसको शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बोल के लिख देंगे। तो अभी तक इक्विटी एंड लायबिलिटी का 2 हेड पड़े। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, उसमें कितना हेड है? 3। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी अगेंस्ट वारंट। और फिर सेकंड हेड अकेला है। अब देखो तीसरे और चौथे हेड में 4-4 है, तो पहले में 3, दूसरा अकेला, तीसरे में 4, तीसरे और चौथे में 4-4। तीसरा हेड है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो 1 साल के बाद पेमेंट होगा, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखो ये बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2022, तो वो लायबिलिटी जो 31 मार्च 2023 के बाद चुकाएंगे हम। 31 मार्च 2023 के बाद चुकाना है। इस दिन खड़े हैं, एक लायबिलिटी है मेरे गले पे जिसको चुकाएंगे 31 मार्च 2023 के बाद, तो इट विल बी नोन एज नॉन करेंट लायबिलिटी। और करेंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा? जो 31 मार्च 2023 के अंदर अंदर चुकाना है, मतलब अगले बैलेंस शीट डेट के अंदर अंदर पेमेंट करना ही है। तो इसमें भी 4 हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में भी 4 हेड है। पहला हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और इसका पहला हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नॉन करंट लायबिलिटी का पहला हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटी का पहला हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बोरोइंग वर्ड के मतलब से क्या समझते हो बोलो? उधार लेना। उधार लेना। क्या उधार लिए? रॉ मटेरियल, पैसा, गुड्स, एसेट। सर एसेट भी उधार ले सकते हैं, पैसा भी उधार ले सकते हैं। पैसा उधार लिए, एसेट उधार लिए, रॉ मटेरियल भी उधार ले सकते हैं, हाँ सर। फिनिश गुड्स भी उधार ले सकते हैं। यस सर। बेटा आप मेरे जाल में फंस गए। रॉ मटेरियल तो बोल दो, यहां सिर्फ मनी का उधारी का बात हो रहा है। आई रिपीट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो या शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, यहां सिर्फ पैसा उधार लेने का बात होगा। कंपनी लोन लिया है लॉन्ग टर्म, या फिर डिवेंचर इशू किया, या बॉन्ड इशू किया, या पब्लिक डिपॉजिट लिया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बोरोइंग्स। अब 1 साल से ज्यादा का है तो लॉन्ग टर्म और 1 साल से कम का है तो शॉर्ट टर्म। जनरली डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, ये सब शॉर्ट टर्म होते नहीं है। अगर हम एसबीआई बैंक के पास जाएं और लोन लें अगले 3 साल में चुकाने का, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाएगा। हम डिवेंचर इशू करें 1 साल से ज्यादा का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाएगा। पब्लिक डिपॉजिट लें या बॉन्ड इशू करें, और अगर ये सब अगर हम 1 साल से कम के लिए कर रहे हैं, जनरली होता नहीं है, जनरली सिर्फ लोन ही शॉर्ट टर्म हो सकता है। डिवेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट जनरली शॉर्ट टर्म नहीं होते, बट यू नेवर नो। कंपनी इशू ही किया 9 महीने का डिवेंचर, कंपनी का मन कर ही सकता है, करने का ना थोड़ी ने, तो फिर वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। लेकिन एक बात दिमाग में बांध लेना, यहां सिर्फ और सिर्फ पैसा उधार ले रहे हैं, मनी उधार ले रहे हैं, ठीक है? क्लियर है सबको? यस सर। जी सर, जी सर। तो पहला दोनों का कॉमन। नॉन करंट लायबिलिटी का पहला हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी का पहला हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसका चौथा भी सेम है, और ये सीरियलिटी में याद रहने बहुत जरूरी है, इसलिए हम ऐसे लैंग्वेज में याद करा रहे हैं। चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसका चौथा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हमको लॉन्ग टर्म प्रोविजन का कोई 2 एग्जाम्पल दो। कंपनी प्रोविजन बनाया है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। चलो ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का 2 एग्जाम्पल दो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिविडेंड,
सर लीगल एक्सपेंसेस का भी बनता है। प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस, अगर ये सब जनरली शॉर्ट टर्म के एग्जाम्पल हैं। सर लॉन्ग टर्म का तो एग्जाम्पल दीजिए फिर। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी भी है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटा ऑलवेज शॉर्ट टर्म होगा। अच्छा हाँ ये भी। एसेट हर साल डेप्रिशिएट होना है, अगले साल फिर प्रोविजन बनाना पड़ेगा। या मान लीजिए कोई कैपिटल एक्सपेंस, तो कोई रिपेयर करना है मेरे को, तो उसके लिए साल बेटा के वो बाद प्रोविजन नहीं होता, वो रिजर्व होता है। तो कैपिटल रिजर्व से माइनस होगा। एकदम ठीक है, अब सर थोड़ा कंटिन्यू। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही बहस होना चाहिए पढ़ते वक्त यार। ये मुंह बंद करके पढ़ाई ना, इसीलिए हमको ऑनलाइन पढ़ाई पोसाता ही नहीं। यही फॉर्मेट अगर हम बोर्ड पे समझा रहा हो तो हम बहुत मजा लेता। चलो, तो आपका प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दो ही एग्जाम के लिए याद रखो। कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंपनी प्रोविजन बना रहा है कि एम्प्लॉय रिटायर होगा, उसके लिए पीएफ का पैसा देना पड़ेगा, या ग्रेच्युटी देना पड़ेगा, या लीव एनकैशमेंट होता है ना, टैक्स में पड़े तो रिटायरमेंट पे बहुत कुछ मिलता है, तो वो सब का प्रोविजन बना रहे तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड भी एक प्रोविजन ही है ना बेटा। हाँ सर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविजन, ये सारे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट जो कि 12 महीना में पेमेंट करने हैं, तो वो सारे प्रोविजंस शॉर्ट टर्म कहलाएंगे। तो सर पहला पहला सेम, चौथा चौथा सेम, दूसरा दूसरा एकदम डिफरेंट है। पहला पहला क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग। चौथा चौथा क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब दूसरा दूसरा एकदम डिफरेंट है। इसका दूसरा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और इसका दूसरा है ट्रेड पेएबल। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तुमको एग्जाम के लिए बता दें, तुमको अलग से आइटम दे तो लिखना, नहीं देगा तो छोड़ दो, तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको कैलकुलेट करके नहीं निकालना है, तुमको सब में बोल देगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर होता क्या है, हम आज का टैक्स 1 साल बाद के लिए टाल दे रहे हैं। ऐसा टैक्स में प्रोविजन होता है क्योंकि टैक्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड अलग होता है, टैक्स का एम्प्लॉय बेनिफिट कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, टैक्स का बहुत सारा ऐसा एक्सपेंसेस है जो टैक्स में अलाउड नहीं होता है। तो यानी इनकम टैक्स का नेट प्रॉफिट और अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट डिफरेंट आ सकता है। हाँ सर। अगर इस साल इनकम टैक्स का नेट प्रॉफिट आया 4 लाख और अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट आया 3 लाख, हम कंपनी है, फ्लैट 30% टैक्स देंगे किस अमाउंट पे? 4 लाख पे कि 3 लाख पे? ऑब्वियसली 4 लाख। ऑब्वियसली। तो फिर नहीं तो टैक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट ही क्यों कर रहे होते सर, अगर टैक्स उस पर देना ही नहीं होता तो परफेक्ट बात, ऑब्वियसली टैक्स वाले प्रॉफिट पे देंगे। तो हम 4 लाख पे टैक्स दे दिया। सर आप ज्यादा टैक्स दे दिए इस बार, मतलब हाँ सर। तो आपको आगे आने वाले सालों में इसका बेनिफिट मिलेगा। वो क्या लाएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। वो एसेट में आ जाएगा, आपके नॉन करेंट एसेट में आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। क्योंकि इस साल ज्यादा टैक्स दे दिए हैं तो आने वाले कुछ सालों में उनको घूम के हमको वापस बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही उल्टा कर लो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मेरा अकाउंट्स का प्रॉफिट आया 5 लाख जबकि टैक्स का प्रॉफिट आया 3 लाख, हम किस पे टैक्स देंगे? 3 लाख पे। लेकिन खुश मत हो, अगर इस साल टैक्स कम देना पड़ा है तो आने वाले साल में घूम के ऐसा कुछ जरूर होगा कि तुमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी तुम आज का टैक्स आगे के लिए टाल दियो, डेफर कर दियो, दैट इज नोन एज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसके रीजंस अलग हैं बहुत सारे, हम अभी पढ़ा नहीं रहे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में लिखा हुआ है वो बात, हम बट अभी पढ़ा नहीं रहे क्योंकि आपके काम का नहीं है। आपको एग्जाम में फिगर देगा, लिख देना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दे तो नॉन करेंट लायबिलिटी में लिख देना, डेफर्ड टैक्स एसेट दे तो नॉन करेंट एसेट में लिख देना। लेकिन करेंट लायबिलिटी का दूसरा आइटम बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेड पेएबल, बेटा इसमें आएगा उधार का सामान खरीदना। ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। मान लो कोई एसेट उधार में लिए और 3 महीना में पैसा चुकाने वाले हैं तो वो भी इसी में आ जाएगा। गुड्स, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स उधार में लिए हैं वो तो यहां आएगा ही, ट्रेड क्रेडिटर या ट्रेड बिल्स पेएबल बोल के, क्योंकि जनरली तुमको 12 महीना से ज्यादा का कोई उधार देता नहीं है। लेकिन मान लो अगर तुमको गुड्स कोई 12 महीना से बेसी का उधार दे दिया तो कहां लिखोगे?
अगला 10 मिनट का क्लास और है, तो क्विकली रिस्पॉन्ड करो। अगर हमको एक क्रेडिटर मेरा या एक मशीन प्रोवाइडर मेरे को 15 महीना का उधार दिए, हम उसको कहाँ लिखें? ट्रेड पेएबल में तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 महीना से कम का होता है यहाँ तो कहाँ लिखेंगे बोलो? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बेटा शॉर्ट टर्म तो ये हो ही नहीं सकता ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बेटा पैसा उधार लियो, नहीं बोरोइंग में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही आएगा। हम बोले यहाँ पे वो मेरे को रॉ मटेरियल उधार दिया या मशीन उधार दिया या फर्नीचर उधार दिया या फिनिश गुड्स उधार दिया, और वो भी 1 साल से प्रोविजन है, ये कोई पैसा डूबने वाला है? सर मेरा अब जो क्वेश्चन बोला मेरा वॉइस चला गया, बस मैं म्यूट हो गया पूरा। सर अदर में डालेंगे ना सर? मेरा क्वेश्चन है पवित्रो, अगर मेरे को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइडर या मशीन प्रोवाइडर या एसेट प्रोवाइडर 6 महीने का उधार दिया तो उसको कहाँ लिखेंगे? ट्रेड पेएबल में। जी सर। लेकिन अगर वो हमको 15 महीना का उधार दिया तो कहाँ लिखेंगे? सर अदर अदर में लिखेंगे, obviously। अदर में आ बेटा जाएगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में तो आएगा ही, वो भी अदर में, क्योंकि ये बोरोइंग है नहीं, पैसा उधार लिए नहीं है। मेरे को बोलने दो अब। वही ऑप्शन बचा है। हाँ वही बोल रहे हैं, ये पैसा उधार लिए नहीं है, बोरोइंग हो नहीं सकता, डिफर्ड टैक्स ये है नहीं, और ये कोई प्रोविजन भी नहीं है, तो बचा क्या? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्योंकि क्रेडिटर आपको जल्दी से 12 महीना का उधार देता नहीं है, इसलिए आप अलग से नॉन करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल का कोई हेडिंग नहीं बनाए, क्योंकि बिल्स पेएबल हो या क्रेडिटर हो जनरली 12 महीने से कम का होता है, इसीलिए ट्रेड पेएबल का अलग हेडिंग करेंट लायबिलिटी में है, लेकिन नॉन करेंट लायबिलिटी में ऐसा कोई हेडिंग नहीं रखा, क्योंकि वो मेनली होता नहीं है वैसा, तो रेयरली अगर मिल जाए तो अदर हेडिंग है उसमें डाल दो। ये रहा तुम्हारा दोनों का तीसरा हेड, अदर करेंट लायबिलिटी या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो पहला हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसका भी पहला हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, चौथा हेड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उसका भी चौथा हेड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दूसरा दोनों का अनकॉमन है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और ट्रेड पेएबल, और तीसरा दोनों का सेम है, अदर, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या अदर करेंट लायबिलिटी। क्लियर है? ठीक है यस सर। इसके अदर में ज्यादातर तुमको कुछ नहीं मिलेगा नॉन करेंट में, लेकिन करेंट के अदर में जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड अनपेड है, कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन कोई लेने नहीं आया, भाई आएगा ही महीना 2 महीना में लेने, कहां जाएगा? कोई इंटरेस्ट पेएबल है, कॉल इन एडवांस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये सारे के सारे अदर करंट लायबिलिटी में है। 10 मिनट एसेट में फटाफट खत्म करते हैं। एसेट में 2 ही हेड है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में 6 हेडिंग है, नॉन करंट में 5 है और करंट में 6 है, तो कितना हुआ? शेयर होल्डर्स फंड में 3, सेकेंड हेड अकेला, नॉन करंट लायबिलिटी में 4, करंट लायबिलिटी में 4, यानी 3 1 4 4, ये हुआ लायबिलिटी साइड का नंबर्स। और इधर कितना हुआ? 5 और 6। तो लायबिलिटी साइड में मेन हेड 4, शेयर होल्डर्स फंड, एप्लीकेशन वाला नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड में 3, एप्लीकेशन अकेला, नॉन करंट लायबिलिटी में 4, करंट लायबिलिटी में 4। वैसे एसेट साइड में 2 ही हेड है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, पहले में 5 दूसरे में 6। यहां पहला आएगा फिक्स्ड एसेट और यहां दूसरा आएगा इन्वेंट्री, मतलब बिजनेस के 2 मेन गुड्स, बिजनेस के 2 मेन सामान, बिजनेस के 2 मेन थिंग्स, फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री। तो इसका पहला हेड है फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट का, इसका दूसरा हेड है इन्वेंट्री। इसका दूसरा हेड यानी नॉन करंट एसेट का दूसरा हेड होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका पहला हेड होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब तुम बिजनेस का पैसा कहीं और लगाए हो, जो तुम्हारा बिजनेस का एक्टिविटी नहीं है, तुम इन्वेस्ट किए हो पैसा, जैसे लैंड खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद लिए, शेयर खरीद लिए, डिवेंचर खरीद लिए किसी और कंपनी का। तो इसका पहला हेड फिक्स्ड एसेट, इसका दूसरा हेड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जनरली 4 टाइप का होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक बोल सकते हो, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक बोल सकते हो, फिनिश गुड्स का स्टॉक बोल सकते हो, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक बोल सकते हो। तो इन्वेंट्री में 4 आइटम आता है, वैसे ही तुम्हारा फिक्स्ड एसेट में भी 4 आइटम आता है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट,
अगर कोई टेंजिबल एसेट अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और अगर इनटेंजिबल एसेट अभी बन रहा है तो बोलेंगे इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। यानी फिक्स्ड एसेट में 4 आइटम आते हैं, जो बन चुका टेंजिबल एसेट, जो बन रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो बन चुका इनटेंजिबल एसेट, और जो बन रहा है यानी पेटेंट अभी डेवलप हो रहा है, सॉफ्टवेयर अभी डेवलप हो रहा है, तो इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। याद रहेगा ये 4 दोनों में। अब इसका दूसरा हेड क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसका पहला हेड है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हम बता चुका, कोई लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, डिवेंचर किसी और कंपनी का खरीद रहे हो। इसका तीसरा, और इसका तीसरा फिर अनकॉमन, इसका तीसरा है डेफर्ड टैक्स एसेट, तो इसका तीसरा होगा ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर और बिल्स रिसीवेबल आएगा। इसका चौथा यूनिक है, नॉन करंट एसेट का चौथा आइटम यूनिक है, बट इसका चौथा और पांचवा, इसका पांचवा और छठा सेम होगा। इसका फोर्थ यानी नॉन करंट एसेट का फोर्थ है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तुम्हारा कंपनी किसी को लोन दिया है या एडवांस दिया है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तुम्हारा कंपनी दिया है, लिया नहीं है, लोन दिया है, तो यहां आएगा चौथे में। तो यहां पांचवे में आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। यहां पांचवा अदर है, तो यहां छठा अदर है। यहां हो गया अदर नॉन करेंट एसेट, तो यहां छठा हो गया अदर करेंट एसेट। बच गया इसका चौथा, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और बैंक तुम याद रख सकते हो, कैश और बैंक, ये लिख के क्या आना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसका पहला फिक्स्ड नॉन करेंट एसेट का पहला फिक्स्ड एसेट, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट, चौथा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, पांचवा अदर। इसका पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर प्लस बीआर, चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पांचवा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, और छठा अदर। याद है? याद रहेगा ये सबको? इसका ब्रेकअप में बाकी कुछ उतने काम का नहीं है। इसका नोट्स आपको जब सम्स कराएंगे तब कराएंगे ही, उतना अभी काम का नहीं है। मेरे को खाली बताने लायक एक ही है। अदर करंट लायबिलिटी में क्या आता है और अदर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा वो भी देखेंगे। अदर करंट लायबिलिटी में नॉर्मली तो आप जानते हो, सॉरी ये तो बात कर चुकी है, एक मिनट सॉरी, अदर करंट एसेट का बात करना था, सॉरी। अदर करंट एसेट का ब्रेकअप कहाँ है? देखो लोन एंड एडवांस का ब्रेकअप आपको दिखा दिया यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी में, डिवेंचर में, कोई लैंड बिल्डिंग में, सब आ जाएगा यहाँ पे। इन्वेंट्रीज का ब्रेकअप भी आपको, हाँ यहाँ पे मेन ये रहा जो हमको बताना था। अदर करंट एसेट में आपका अनपेड अमाउंट कुछ भी, यानी एक्रूड इनकम, आपका प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब प्रीपेड एक्रूड, ये सब अदर करंट एसेट में जाएंगे। लेकिन अदर नॉन करंट एसेट का ब्रेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने का बहुत स्कोप रहता है। कहां गया? ये रहा। देखो लॉन्ग टर्म, जनरली लॉन्ग टर्म डेटर होता नहीं है, बट अगर कोई डेटर को तुम उधार दियो वो भी लॉन्ग टर्म, तो वो आ जाएगा अदर में। क्योंकि देखो डेटर के लिए ट्रेड रिसीवेबल हेडिंग है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल के लिए, लेकिन वो करंट एसेट हेड के अंदर है। नॉन करंट के अंदर कोई डेटर या उसके लिए अलग से हेड, जैसे वहां क्रेडिटर के लिए कोई हेड नहीं था, अदर में गया, यहां भी नहीं है, अदर में जाएगा। एक बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा है, मोटा मोटी पढ़ाना हो गया फॉर्मेट, बाकी ये हेडिंग हम लोग नेक्स्ट डे सम करेंगे, तो सम के साथ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका क्या ब्रेकअप में क्या आता है, या आप लोग भी फॉर्मेट रीड कर सकते हो एक बार घर में, केवल हेडिंग रीड। एक क्वेश्चन है मेरा आखिरी, और आज का क्लास वहीं खत्म हो जाएगा। हम एक लॉन्ग टर्म डिबेंचर इशू किया 4 साल का, वो कहां आएगा? कंपनी एक डिबेंचर इशू की है, हाँ आपने जो किया तो ये तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा, करेक्ट है। कंपनी इशू किया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। अब मेरा क्वेश्चन पलटता है, ये हम इशू किया था 30 जून 2018 को, तो 30 जून 2018 को इशू किया है, तो जब हम 31/3/19 का बैलेंस शीट बनाएंगे ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा।
हाँ सर। जब हम 31/3/2020 का बैलेंस शीट बनाएंगे, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। जब हम 31/3/2021 का बैलेंस शीट बनाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। हाँ सर। अब देखो, जब हम 31/3/2022 का बैलेंस शीट बनाएंगे, इसको चुकाने का डेट कौन सा आने वाला है? 30 जून 2022, क्योंकि 4 साल के लिए इशू किए थे। हाँ। अब इसको कहाँ लिखे? 31/3/22 का बैलेंस शीट बनाते वक्त चुका तो दिए आप। नहीं बेटा, 30 जून को चुकाएंगे। 31/3/2022 का बैलेंस शीट बना रहे हैं, 3 महीना बाद ही चुकाना है। इसका पेमेंट डेट तो 30 जून आएगा ना, क्योंकि 30 जून 2018 को इशू किए थे, तो 30 जून 2022 को चुकाएंगे ना 4 साल के बाद। तो हाँ समझ गया। तो आपको इसमें आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 महीना बाद 31/3/2022 का बैलेंस शीट बना रहे हो और ये 3 महीना बाद चुकाना है, इसको लॉन्ग टर्म कैसे बोल सकते हैं हम? हाँ, अदर्स में वेरी गुड। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में मत लिख के आ जाना, क्योंकि तुम बोलोगे 3 महीना बाद चुकाना है, लोन पैसा ही तो उधार लिए हैं, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिख देते हैं। नहीं, क्योंकि इसका ओरिजिनल नेचर शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं था, तो इसको अदर करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है, बोलो। ये जो हम लोग जब 22-23 का जब बैलेंस शीट बनाएंगे, तब तो लिखेंगे ना वो? हाँ, तो 31/3/22 का बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, और हाँ, चुकाने का तो डेट क्या है? 30 जून 2022। हाँ ठीक है समझ। वैसे ही बेटा, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करें जो हमको 4 साल बाद पैसा रिकवर होने वाला है, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लिखना चाहिए, नॉन करंट एसेट के अंदर। लेकिन होता क्या है, ऐसे धीरे धीरे 1-1 साल बीतता जाता है, फिर मैच्योरिटी डेट अगले 2-3 महीना में। हम मान लो 31/3/2022 का बैलेंस शीट बना रहे हैं और एक इन्वेस्टमेंट है जिसका पैसा हमको 1 अक्टूबर 2022 को मिल जाएगा। हम 31/3/2022 को बैलेंस शीट बना रहे हैं, 31/3/2022 को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, और एक इन्वेस्टमेंट है जिसका पैसा हमको 1 अक्टूबर 2022 को मिलने वाला है, तो अगले 6 महीने में मिल जाएगा। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? तो अदर करंट एसेट। तो तो ये सब ध्यान में रखना, ठीक है। अब आप चाहो तो ये सबका ब्रेकअप रीडिंग बनाया हुआ है, जस्ट एक बार रीडिंग कर लेना। देखो, हम बोला था ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा, बैंक बैलेंस, चेक, कैश बैलेंस। और अगर ऐसा कोई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है जो 1-2 दिन में मैच्योर होने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म में मैच्योरिटी आने वाला है कोई इन्वेस्टमेंट का, उसको भी हम कैश ही मान लेते हैं, कैश के जैसा मान लेते हैं। तो जनरली तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, तुम्हारे एग्जाम में बैंक, कैश और चेक, ये 3 ही काम के होंगे। लेकिन ऐसा होता है, वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी को भी हम लोग कैश जैसा मान लेते हैं। यहां से आपको और कुछ करने लायक अभी नहीं है, ये वाला पार्ट हम करवाएगा नेक्स्ट क्लास में सम्स के साथ, रेम्यूनरेशन के ऊपर जो पार्ट है। ये रहा आपको एकदम पीडीएफ में ये पार्ट दिया, पेज नंबर 14 नंबर से पेज से देखना कौन सा आइटम किस हेड में जाता है, पूरा लिस्ट दिया है आपको, तो एक बार रीडिंग करके रख सकते हो, और नेक्स्ट उसके बाद से सम चालू कर देंगे। तो ये था आपका